हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में गाइज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ब चैप्टर। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं क्वेश्चंस को डिटेल्ड में समझाती हूँ आपको कि आपको टॉपिक तो वही है वर्ब और वर्ब से ही एरर आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे फाइंड आउट करना है, एरर आपको एग्जाम में कैसे फाइंड आउट करना है, वो मैं टेक्निक आपको अपने सेशंस में सिखाती हूँ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे बच्चे अपने सारे जो भी कलीग्स हैं, जो सारे फ्रेंड्स हैं, उनको फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो मैक्सिमम, जिससे वो सारे बच्चे आ जाए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, और ये कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिविजुअल टॉपिक तो आज का हमारा वर्ब है, लेकिन आपको एग्जाम में मिसलेनियस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर वहां कैसे आप सॉल्व करोगे वो हम पहले क्वेश्चन से सीखना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल यू इवन हिज नेम। सो व्हाट इज एन एरर इन दिस क्वेश्चन एवरीवन? कम ऑन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो, उस प्लेस पर हम केवल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। करेक्ट। और आपका एक वर्बल नाउन आता है जो है आपका जेरेंड, जिसे हम कहते हैं आईएनजी। अगर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आपके सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया गया है तो उसे वर्बल नाउन, जिसका ग्रामेटिकल नेम है जेरेंड। और दूसरा है आपका 2+V1, जिसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ये भी आप यूज करते हो नाउन के प्लेस पर, ठीक है। सो ही इज वेरी ड्रंक, यहाँ पर ही सिंगुलर है, इज आ गया है, वेरी आपका एडवर्ब है और ड्रंक यहाँ पर एडजेक्टिव है। वैसे ये जो ड्रंक वर्ड है ना, ये V3 है। क्या है? V3 है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? तो मैम इसका सबसे पहले सेकेंड फॉर्म देखेंगे। तो सेकेंड फॉर्म होता है इसका ड्रैंक और फर्स्ट फॉर्म होता है इसका ड्रिंक, ठीक है जी। लेकिन इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? ड्रंकन होता है। क्या होता है बेटा? ड्रंकन होता है इसका एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यहाँ जो ड्रंक है वो है तो वर्ब, लेकिन इसे हमने यहाँ यूज किया है एज एन एडजेक्टिव, तो ये करेक्ट है, यहाँ पर ये रॉन्ग नहीं है। आगे देखते हैं हम। सो ही, अब क्योंकि वो बता नहीं पाया तो आगे का रिजल्ट हम बताएंगे कि रीजन ये है कि वो इतना ड्रंक था। सो ही कैन नॉट, अब सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है, यहाँ भी प्रेजेंट है बेटा, तो यहाँ भी आपने प्रेजेंट ही रिपीट किया है। सो ही कैन नॉट टेल यू इवन हिज नेम, है ना। तो ही का क्या होता है? हिज होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव। बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आवर सो कॉल्ड सेवियर्स। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। कमेंट में सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन से। द प्रॉब्लम्स दैट आर, प्रॉब्लम्स क्या है? जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेट हैं, और क्योंकि आगे जो उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी है तो इसलिए ये जो हमारा स्टार्ट का प्रॉब्लम है ये डेफिनेट बन चुका है, क्लियर हो चुका है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो फॉर दैट रीजन वी हैव यूज्ड हियर द। दा हमने यूज किया है बेटा, और दा को हम दी भी बोलते हैं, दा भी बोलते हैं। ये जो दा है इसको हम दा और दी दोनों ही इसको प्रोनाउंस करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा जो आगे का वर्ड है वो क्या है। अगर आगे का जो वर्ड है वो वोवेल है तो आप उसे प्रोनाउंस करेंगे दी, और अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या प्रोनाउंस करेंगे? आप द प्रोनाउंस करेंगे। तो द प्रॉब्लम होगा बट दी एलिफेंट होगा। क्लियर? सो द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है दैट आर कंट्री, जो हमारी कंट्री, आर यहाँ एडजेक्टिव है, कंट्री नाउन है, कंट्री हैज एंड विल फेस। कंट्री ने फेस किया, कौन फेस कर रहा है पहले ये बताओ? प्रॉब्लम खुद को फेस नहीं कर रहा है बेटा, प्रॉब्लम है कंट्री फेस कर रही है, तो कंट्री तो सिंगुलर है ना, इसलिए हमने हैज लगा रखा है, तो दिक्कत इस बात में नहीं है। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एंड यूज करते हैं, ऑपोजिट इंफॉर्मेशन देने के लिए हम बट यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि ही इज ऑनेस्ट बट क्लेवर, वो ऑनेस्ट है बट चालाक है। और अगर मैंने बोला ही इज ग्रीडी एंड सेल्फिश, तो आगे की इंफॉर्मेशन दोगे तो आप एंड यूज करोगे, और अगर ऑपोजिट इंफॉर्मेशन दोगे तो बट यूज करोगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाएंगे। हैज एंड विल फेस, और वो फेस करेगा आर द आउटकम, आउटकम फेस करेगा
ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आवर सो कॉल्ड सेवियर्स। अब देखो क्या है ना कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो दो मेन वर्ब्स भी होने चाहिए। अगर एक ही मेन वर्ब है तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि विल हमारा क्या है बेटा, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और फेस यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। फेस वैसे आपका नाउन भी होता है, बट यहाँ हमने एज अ वर्ब इसको यूज किया है, मतलब सामना करने के सेंस में हमने फेस यूज किया है। ठीक है, विल फेस मतलब सामना करेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वाली जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद तो कोई मेन ही वर्ब नहीं है ना, तो फिर दिक्कत आ गई। यानी आपको याद रखना होगा बेटा कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब है तो दो मेन वर्ब भी मैंडेटरी है। यहाँ हमने मेन वर्ब यूज किया है, यहाँ भी हमें मेन वर्ब यूज करना है। यहाँ विल के साथ आप सभी को पता है कि विल, शैल, या हमारे जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उन सबके साथ हम V1 यूज करते हैं, जिसमें से हमारा विल भी एक मॉडल वर्ब है। ऐसे ही जब हम हैज और हैव और हैड यूज करते हैं तो इनके साथ मेन वर्ब की हम क्या यूज करते हैं बेटा, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो मतलब हमें यूज करना है यहाँ पर हैज फेस्ड। करेक्ट, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज फेस्ड एंड विल फेस are the outcome of the selfishness of our so-called saviors. There is no error. अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि ये R किस लिए आया है मैम, तो यहाँ पर ये जो R है बेटा ये प्रॉब्लम्स के लिए आया है। करेक्ट, किसके लिए आया है, प्रॉब्लम्स के लिए आया है। नेक्स्ट वन, never before the students of India have so much been frustrated as today when the problems of unemployment are dominant. So what is an error in this question, guys? Let's get started. फटाफट से एरर बता दो इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। नेवर बिफोर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेवर की, सो मैम नेवर इज एन एडवर्ब। ओके, बिफोर की मैं बात करूं, सो मैम बिफोर इज एन एडवर्ब। Also, we use before as a preposition. Okay, so before हमारा adverb and as a preposition use किया जाता है। अब यहाँ पर ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, और नेवर बिफोर का मतलब होता है इसके पहले कभी नहीं, इसके पहले कभी नहीं। तो ये जो नेवर बिफोर है ये कनेक्ट हो करके क्या बन जा रहा है, कनेक्ट हो करके बेटा ये बन जा रहा है एडवर्ब। हालांकि इसको स्प्लिट करेंगे तो दोनों ही एडवर्ब है, बट इनको कनेक्ट करके हमने एक टाइम यहाँ पर यूज किया है नेवर बिफोर, जो क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब कभी भी स्टार्ट में यूज किया जाए, कभी भी आप स्टार्ट में अगर एडवर्ब्स को यूज करते हो, बिगिनिंग में अगर सेंटेंस के यूज करते हो, तो आपको एक काम करना होता है, क्या, आपको वर्ब का इन्वर्जन फॉर्म यूज करना होता है। मैम ये वर्ब का इन्वर्जन फॉर्म क्या है, तो जब भी जैसे यहाँ एडवर्ब है तो अगर ये बिगिनिंग में आ गया तो इसके तुरंत बाद अगर आप वर्ब यूज करो तो इसे हम कहेंगे वर्ब का इन्वर्जन फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ, हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो गया हो बेटा। जनरली जो हम यूज करते हैं सेंटेंस वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसा होता है हमारा। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा जनरल सेंटेंस है, ये हमारा क्या है, जनरल सेंटेंस है। लेकिन अगर हम वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में यूज करें तो इसे हम कहते हैं इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अगर वर्ब हमारा पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं वर्ब इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट, तो जब भी एडवर्ब आ जाए या कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, जब भी एडवर्ब आ जाए या कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, हमेशा उस सेंटेंस में हम इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। करेक्ट, तो यहां क्या होना चाहिए, नेवर बिफोर। अब देखो वर्ब हमारा क्या है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है, और क्योंकि हम प्रेजेंट की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया हुआ है। सो नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड। यहाँ पर आपको ये जो हैव आपको दिख रहा है ना, ये आपको यूज करना है सब्जेक्ट के पहले, सॉरी स्टूडेंट्स के पहले करना है। सो नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, it being a stormy night, you must thought of postponing all your programs till tomorrow morning. What is the error in this question, guys? It being a stormy night, यहाँ पर ये जो stormy night है ना, इसके लिए हमने यूज कर रखा है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो कि इट है। तो इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट एंड हो गया, यहां तक की बात
बिल्कुल 100% करेक्ट है। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट। अब उसके बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है यू। यू हमारा यहाँ पर सेकेंड पर्सन है प्रोनाउन का। मस्ट आ गया बेटा। ये मस्ट क्या है? तो मस्ट है आपका मॉडल वर्ब जो कि कंपल्शन शो करता है कि आपको करना ही करना है। यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट टॉक टू हर। तो मस्ट करता है कंपल्शन शो, और इसके साथ वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ओके, सो यू मस्ट think होना चाहिए। This thought is the second and third form of the think, so it will not be used here. It being a stormy night, you must think of postponing. अब देखो ये जो of है ये preposition है, तो जब भी कोई preposition आए तो जनरली हम करते क्या है? preposition के बाद noun यूज करते हैं या pronoun यूज करते हैं। लेकिन बेटा अगर कोई verb आ जाए तो उसकी ing फॉर्म हम यूज करते हैं। सो क्या हो जाएगा? ऑफ पोस्टपोनिंग हो जाएगा। जब आप पोस्टपोन बोलोगे तो ये एक वर्ब के फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब आप पोस्टपोनिंग बोल दोगे तो ये एक जेरेंट फॉर्म में आ जाएगा, एक वर्बल नाउन के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए हमने ऑफ के बाद पोस्टपोनिंग बोला है। तो ध्यान रखें जब भी कोई प्रेपोजिशन आए तो प्रेपोजिशन के बाद आपको करना क्या है? नाउन या प्रोनाउन यूज करना है। लेकिन अगर कोई वर्ब आ जा रही है तो उसे आईएनजी फॉर्म में यूज करना है। ठीक है। ऑल योर प्रोग्राम्स, आपके सारे ऑल के बाद अगर नाउन आपका काउंटेबल है तो प्लूरल रहेगा, अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रहेगा। हालांकि ये चीज पता होना चाहिए कि ऑल के साथ हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही हम यूज करते हैं। प्लूरल तब होगा जब काउंटेबल होगा, सिंगुलर तब होगा जब अनकाउंटेबल होगा। ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। टिल का मतलब क्या होता है? तक, और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? टिल टुमारो मॉर्निंग। सो एरर आपका किस पार्ट में है? सेकेंड पार्ट में है। मस्ट थिंक होना चाहिए। नेक्स्ट वन, do you doubted about the success of this boy who is used to working hard in all circumstances? What is an error in this question, guys? आ जाओ बता दो फटाफट से। सो हम कह रहे हैं do you doubted। ओके, डू यू डाउटेड, डाउट हो रहा है किसी चीज के बारे में। अबाउट का मीनिंग क्या होता है? के बारे में, के बारे में। ठीक है, और ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो बेटा ये है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन है। द सक्सेस ऑफ दिस बॉय। अब प्रेपोजिशन इसलिए नाउन आ गया है, और सक्सेस डेफिनेट है, किस इंसान के सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो द इसलिए आ चुका है इसके पहले, क्योंकि जब भी डेफिनेट हो जाता है ना नाउन हमारा तो उसके पहले हम दा लगाते हैं। किसके सक्सेस के बारे में? दिस बॉय हु इज, जो काम करता है मेहनत से सारे सर्कमस्टेंसेस में, सभी परिस्थितियों में। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी आप डू यूज करो, डज यूज करो या फिर आप डिड यूज करो, तो डू, डज एंड डिड के साथ वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। डू, डज एंड डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। करेक्ट। तो यहाँ डू यू डाउट होना चाहिए। डू यू डाउटेड इज रॉन्ग कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट वी हैव, this line is very perfect, we have no error in this line. Do you doubt होना चाहिए था, हमने वो करेक्ट कर दिया है। After this there is no error in this line, only in this line. Okay, till comma. So about the success of this boy, done. Next, who is। अगर यहाँ whom कर लेते, चलो आपके दिमाग के बत्तियों को जलाने के लिए मैं यहाँ पर whom कर लेती हूँ, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर मैं who के प्लेस पर whom कर लेती हूँ? तो बेटा मैं आपको बताऊं, ये जो who है ये सब्जेक्टिव है और whom क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है। तो अगर यहाँ whom लगा दिए तो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आएगा ही नहीं। आई ना बात समझ में? तो इसीलिए हम यहाँ पर whom नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सब्जेक्ट को ही लेकर के दे रहे हैं। तो आगे हम who ही ऐड करेंगे, whom नहीं ऐड करेंगे। क्लियर है? और आप ये भी देख सकते हो कि वर्ब है तो वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। whom is an object and who is a subject, so we always we use a subject before the verb. So who is used to working hard. Now let's talk about what is the difference between used to work and is used to working. Okay, so आ जाते हैं यहाँ, क्योंकि जो आपने कई बार पढ़ा होगा ना, for example if I say he used to work hard and then I said he is used to working hard. He is used to working hard. So what is the difference? ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि ये जो used to है ये दोनों ही
टाइम में यूज किया जाता है, ये प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है और ये पास्ट में भी यूज किया जाता है। और करता क्या है, यूज टू का काम होता है हैबिट्स डिनोट करना। क्या करना, हैबिट्स डिनोट करना। वो प्रेजेंट की भी हैबिट्स बताता है और पास्ट की भी हैबिट्स बताता है। जब भी यूज टू आपके प्रेजेंट की हैबिट बताएगा ना, तो आप क्या करोगे, इज, एम, आर प्लस यूज टू, ठीक है, प्लस यूज टू प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे। और जब भी यूज टू पास्ट की हैबिट्स बताएगा तो क्या सिंपल आपको करना होगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 करना होगा। अगर ये चीज नेगेटिव हो जाती है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस V1, ऐसा हमारा फॉर्मूला होगा। यहां भी आपको सब्जेक्ट ऐड करना होगा। इसके पहले तो मैं ऐड कर देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस VING, यानी आगे आप जो भी VING यानी कि ING फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद आप जो भी ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। करेक्ट। सो अब ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अभी जो मैंने इसके पहले ही एग्जाम्पल दिया था, इसके पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था, ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, इसका मतलब ये पास्ट की हैबिट है। एंड ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, मतलब ये प्रेजेंट की हैबिट है। समझ आई बात। ही यूज्ड टू वर्क हार्ड मतलब ये किसकी हैबिट है, ये पास्ट की है, पास्ट की हैबिट है। और ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, ये आपकी प्रेजेंट की हैबिट है। करेक्ट। तो प्रेजेंट एंड पास्ट का ये डिफरेंस होता है अगर आप यूज टू यूज कर रहे हो तो। ओके। सो जो हमारा एरर था वो था फर्स्ट पार्ट में, डाउट होना चाहिए था डाउटेड के प्लेस पर। नेक्स्ट वन, वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू इफ यू इंटेंड टू एग्जीक्यूट सच लॉफ्टी प्लान्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्या एरर है इस क्वेश्चन में, लेट्स फाइंड आउट। Okay, so we would also like to help. We would also like to help. ठीक है, यहाँ तक की बात सही है। If you intend, अगर आप चाहते हो to execute ऐसे plans, lofty plans को execute करना for the welfare यानी कल्याण के लिए, सोसाइटी के कल्याण के लिए, तो हम भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं। There is no error. Next one. The unreasonable behavior of his daughter was thoroughly upset Mr. Gupta. क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? Let's find out. The unreasonable behavior. अनरीजनेबल का मतलब होता है अतार्किक, जिसका कोई रीजनिंग निकल के ना है भाई कि कैसे बात कर रही है, किस वे में बात कर रही है, विच हैज नो वे, दैट्स कॉल्ड अनरीजनेबल। सो द अनरीजनेबल बिहेवियर, जो बिहेवियर है किसका, उनकी डॉटर का, वो अपसेट कर दिया मिस्टर गुप्ता को। सो वॉज थॉरली यहाँ नहीं होगा, दिस वॉज इज superfluous here. We don't need to use it here. Okay, इसकी कोई need ही नहीं है यहाँ पर। The unreasonable behavior of his daughter thoroughly upset Mr. Gupta, ये एक यहाँ पर हैबिट बताई जा रही है, एक यहाँ पर फैक्ट डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो वॉज है हमारा, इसकी कोई हमें नीड यहाँ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें रिमूव करना होगा। Rajan abided by all the rules which were explained to him before the program. So what is the answer here? Okay, let's find out the error. Rajan, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है राजन, और abided by, ये जो abide by है ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, abide by क्या है बेटा, फ्रेजल वर्ब है। और फ्रेजल वर्ब क्या होता है ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं, तो जब भी वर्ब और प्रेपोजिशंस को एक साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो इनकी एक डिफरेंट मीनिंग निकल करके आती है, जिसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यहाँ पर अबाइड बाई के द्वारा हम समझ सकते हैं, ये जो अबाइड बाई है, अबाइड है वर्ब और बाई है प्रेपोजिशन, दोनों को कनेक्ट कर दिया, बन गया फ्रेजल वर्ब। इसकी एक अलग मीनिंग आ गई, और वो मीनिंग है क्या, पालन करना या फॉलो करना। समझ आई बात। ऐसी एक और बता देते हैं आपको, आफ्टर क्या है, तो ये है आपका लुक। लुक क्या है, सो लुक है मैम वर्ब, एंड आफ्टर क्या है,
मैम प्रपोजिशन दोनों को कनेक्ट किया, एक डिफरेंट मीनिंग आ गई। लुक आफ्टर की मीनिंग होती है टू टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना, देखभाल करना। समझ आई बात? तो यहाँ पर जो एरर होगा वो इसी चीज को लेकर के होगा या कुछ और भी होगा, लेट्स फाइंड आउट। क्योंकि वर्ब का है टॉपिक तो वर्ब ही देखेंगे, बट हम सारी चीजों को डिस्कस करके ही आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राजन अबाइडेड बाय मतलब वो फॉलो करता था, क्योंकि ये पास्ट में आ गया तो फॉलो करता था। ऑल द रूल्स, सारे रूल्स को, भाई मैंने क्या बोला था कि ऑल के साथ, सेवरल के साथ हम यूज करते हैं प्लूरल एंड सिंगुलर भी, बट it's depend on that either the subject is either the subject is countable or uncountable, correct? So all the rules which were explained, जो उसको explain किया जाता था before the program से पहले, समझ आया? Next, no error in this question. Next, we were still talking about what we should do when we heard the children shouting. So what is an error in this question, guys? We were still talking. हम अभी भी बात कर रहे थे about what we should do, किस बारे में, कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, when we heard, जब हमने सुना बच्चों की shouting, है ना, जब हमने सुना बच्चों की shouting। बेटा यहां आपको ऐड करना है what we should have done, हम मतलब उस वक्त हमें क्या करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ आपको यूज करना है what we should have done when we heard the children shouting. So this part has an error. Next one, being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it in fact. सो एरर बताना है इस क्वेश्चन में, फटाफट से बता दो जी क्या हो जाएगा। और वीडियो को भी मैक्सिमम शेयर कर दो, है ना, क्योंकि ऐसे आप लोग शेयर करो, ऐसे सब्सक्राइब करो। आई नो कि आप लोग बहुत मोटिवेट मुझे कर रहे हो अपने शेयर से एंड अपने जो है सब्सक्राइब के जो आपका जो इस वक्त आपका सपोर्ट है, आप सब्सक्राइब किए जा रहे हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत मोटिवेट हो रही हूँ मैं, तो आप लोग ऐसे करते रहो। आगे भी आप लोगों के लिए मैं हमेशा जो है आपको इंग्लिश में गाइड करती रहूँगी एंड बहुत बेस्ट करने की कोशिश करूँगी, और हर दिन आपको कंटेंट मिलता रहेगा। एज आई प्रॉमिस्ड यू ऑल कि आपका स्टेनोग्राफर एंड आपका CHSL का जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगा, आई विल बी देयर विद ऑल ऑफ यू एंड आई विल हेल्प यू the way I can do, and the best way I'll try my best to help you in the way which is possible. So आप लोग फटाफट से जो है आप लोग बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट होना है आपके सब्सक्राइब से। अगर आप ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा उससे। ओके, बीइंग वेरी ऑफन इल, हमेशा जो है कौन इल है, तो भाई यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वही इल है, तो ऐसे में हमें इट ऐड करने की जरूरत नहीं होती। अगर बारिश की बात होती फिर उसका जो है बाहर ना जाना, ऐसा कुछ डिस्कस करते तो बारिश के लिए अलग हम यूज करते, उसके लिए अलग सब्जेक्ट होता। तो बारिश के लिए फिर हमें इट लगाना पड़ता, उसके लिए तो ही होता ही, या सब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो होता ही। लेकिन अगर एक ही चीजें हैं दोनों, तो हमें सब्जेक्ट इट ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुतों का दिमाग होगा ना कि यहाँ पे इट कर देते हैं, इट करके काम चला लेते हैं, क्योंकि ऐसे हमने तो बोला ना, इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ ऑटम डे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट एक ही है जिसके बारे में बात हो रही है, तो आपको अलग से इट यूज करने की जरूरत नहीं है। सो इट बीइंग अ वेरी, सॉरी मैं ही बोल रही हूँ गलत, being a very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work, और to do हो जाएगा बेटा। to finish यहाँ देखो 2 + V1, 2 + V1, to do much of it in fact. So error is in this part, we have to use here to do. ओके अगर मैं इसको और अच्छे से समझा दूं आप लोगों को तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना तो मैंने बोल दिया सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तो अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है भाई, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तब भी होती नहीं सब्सक्राइब करते, और अभी भी है हमेशा, क्योंकि एक जो अटैचमेंट है जो है आप लोगों से, जो अफेक्शन है वो स्टूडेंट और टीचर का है भाई। तो वो सब्सक्राइब करो या ना करो, फिर भी ऐसी आप लोगों के लिए जो है हमेशा काम करने का मेरा मन करेगा, तो वो बात नहीं है। आइए, बीइंग वेरी ऑफन इल, बीइंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एज अ जेरेंड यूज किया गया है,
ठीक है, जेरेंड की तरह यहाँ पे आया है और ये क्वालिफाई कर रहा है सब्जेक्ट को ही। वेरी ऑफन, ये दोनों ही एडवर्ब्स हैं, वेरी ऑफन, क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाइज इवन द होल सेंटेंस। सो एडवर्ब इज अ वेरी very smart parts of a speech. It qualifies verb, it qualifies an adjective, it qualifies an adverb, and it qualifies the whole sentence. So here this very is qualifying this often adverb. So very often, ill and frequently, अब देखो and यहाँ additional information दे रहा है, frequently यहाँ फिर से adverb है जो कि absent यानी adjective को qualify कर रहा है. This absent is an adjective, this frequently is an adverb. ये adverb इस adjective को qualify कर रहा है. He had no opportunity, उसके पास कोई opportunity नहीं बची to finish. किस बात का? finish करने का, अपने work को, और to do होना चाहिए क्योंकि combination ही बना के चलना है ना. To do much of it, in fact. अब ये जो वर्क है ना बेटा, इसके लिए many नहीं यूज करोगे, much ही यूज करोगे, क्योंकि ये जो हमारा डेली लेबर होता है, हर दिन का जो काम होता है, उठना, खाना पीना, बैठना, बात करना, फोन चलाना, सब कुछ अनकाउंटेबल होता है. जिसे वर्क ही बोलेंगे, वर्क्स नहीं बोलेंगे. हालांकि वर्क्स भी होता है, वर्क्स भी होता है, लेकिन कब यूज करते हैं? एज अ वर्ब यूज करते हैं. वर्क्स, ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स. ठीक है. और एक और केस होता है जब वर्क्स होता है. कौन सा केस होता है? तो जब हम लिटरेरी कॉम्पोजिशंस की बात करते हैं, साहित्यिक रचनाओं की बात करते हैं, वहां हम वर्क्स का यूज करते हैं. तो वर्क्स वर्क्स होता है, लेकिन हम दो केसेस में यूज करते हैं. पहला एज अ वर्ब, दूसरा एज अ कब? एज अ नाउन यूज करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जहां पर लिटरेरी कॉम्पोजिशंस को हम बता रहे हो. ठीक है. सो द एरर इज इन दिस पार्ट, वी हैव टू यूज हियर टू डू. बीइंग अ रेनी डे, अब देखो यहाँ पर क्लियर है, दिस रेनी डे इज डिफरेंट थिंग एंड दिस विजय इज डिफरेंट. सो वी हैव टू यूज अ वर्ब फॉर दिस रेनी डे. सो व्हाट वी हैव टू डू इज इट बीइंग अ रेनी डे. It being a rainy day, Vijay decided to stay at home and work further on the problem. Now let's talk about what is the difference between further and farther. This further and this farther. Okay, let's talk about this. Further is an adjective and this farther is also an adjective. ठीक है, both are adjective, but this further talks about the additional information. एडिशनल, इसकी मीनिंग होती है एडिशनल यानी कि अतिरिक्त. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अतिरिक्त. ठीक है. एंड दिस फार्दर इज टॉकिंग अबाउट हियर डिस्टेंस. ये तो दूरी के बारे में बात करता है, तो क्लियर है. तो दिस फर्दर टॉक्स अबाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड दिस फार्दर टॉक्स अबाउट डिस्टेंस. ये डिस्टेंस के बारे में बात करता है. सो नाउ यू कैन understand. It being a rainy day, Vijay decided to stay at home and work further on the problem. The error is in the first part. School offers many opportunities of meeting helpful people, reading useful books, and obtain information about a variety of books careers. So क्या होगा इसमें? error बता दो फटाफट से. Let's talk about school. देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है. मेनी इंफॉर्मेशंस नहीं होता बट मेनी अपॉर्चुनिटीज होता है. भाई मच अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं. ये जो मेनी होता है, ये मेनी हमेशा ऐसे नाउन के साथ आता है जो काउंटेबल होने के साथ साथ क्या हो जाए? प्लूरल भी हो जाए. तो मेनी इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन विच इज काउंटेबल प्लूरल. अंडरस्टूड. लेकिन हम जब भी मेनी प्लस आ प्लस नाउन यूज करेंगे तो वो नाउन हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, साथ में काउंटेबल भी होना चाहिए. तो ये आप कॉन्सेप्ट याद कर लो. मेनी प्लस काउंटेबल नाउन प्लस प्लस प्लूरल वर्ब. काउंटेबल प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब. एक बार फिर से चलो मेरे साथ रिपीट करो आप सभी. मेनी प्लस काउंटेबल प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब. मेनी प्लस काउंटेबल सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब. ठीक है. जैसे मैंने कहा कि मेनी बॉयज. ठीक है. मेनी बॉयज प्लस ना बोलो, इसको इक्वल टू पढ़ो. मेनी प्लस आ. ओहो, फॉर्मूला तो बता ही दिया. मेनी प्लस बॉय. सो मेनी बॉयज इज इक्वल टू मेनी आ बॉय होता है. कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में, हम दोनों को इक्वल ही मानते हैं, इसलिए मैंने इक्वल का साइन भी कर दिया है. मेनी बॉयज प्लस
इक्वल टू मेनी अ बॉय। इसमें क्या करते हैं हम, इस वाले में एम्फसाइज करते हैं, इस वाले में एम्फसाइजेशन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, मेनी बॉयज इज इक्वल टू मेनी अ बॉय। ओके, नो डिफरेंस, नो काइंड ऑफ एनी डिफरेंस आफ्टर दिस। यही इतना ही डिफरेंस होता है। स्कूल ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल। अब देखो, हेल्पफुल पीपल हो गया, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑबिटेनिंग होना चाहिए, क्योंकि सब इक्वल लेके चलना है। ये जो एंड है ना, ये इक्वालिटी में भरोसा करता है भाई कि वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो ये वाला भी आईएनजी फॉर्म में होगा। मतलब ये इसका काम क्या होता है कि अगर इधर आईएनजी फॉर्म का वर्ब है तो इधर भी आईएनजी फॉर्म का ही वर्ब आना चाहिए। अगर इधर कोई नाउन होता ना तो इधर भी कोई नाउन होता, इधर कोई एडजेक्टिव होता तो इधर भी कोई एडजेक्टिव होता। तो ये एंड है ना, इक्वालिटी में भरोसा करता है और कहता है कि मेरे साथ बराबर बराबर की चीजें यूज की जानी चाहिए। वर्ब वर्ब, नाउन नाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एडवर्ब एडवर्ब। ठीक है जी। सो ऑबिटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ पब्लिक करियर्स, दिस error is in this part. We have to use here obtaining, not obtain. Next one. They did not came out victorious, yet they were not disappointed, rather satisfied because they had played well. So answer क्या होगा इसका? Come on everyone. Let's get started. They did not. Okay. अब ये जो did है मैंने start में बता दिया था. Did हो गया, या फिर आपने यूज किया डू, या फिर आपने यूज किया डज। वी ऑलवेज यूज V1 विद दिस। सो डिड नॉट केम होना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए यहाँ पे। आउट विक्टोरियस, दिस विक्टोरियस इज एन एडजेक्टिव। येट मतलब ये आपका क्या है, येट इज अ preposition, ऑल्सो वी कैन यूज येट एज अ कंजंक्शन, ऑल्सो वी यूज येट एज एन एडवर्ब। सो येट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड नहीं थे। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना, एंड यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। रादर, बल्कि वो क्या थे, सेटिस्फाइड थे, बिकॉज दे हैड प्लेड वेल, क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ एक बार। दे डिड नॉट कम होना चाहिए, कम आउट विक्टोरियस। दे डिड नॉट कम आउट विक्टोरियस, वो सफल तो नहीं हुए। फिर भी दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, वो निराश नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, सेटिस्फाइड थे, क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला था। सो इस क्वेश्चन में जो एरर होगा वो इसी पार्ट में है। नेक्स्ट वन। He complained to the police that his briefcase had been stolen and he was lifted without any money. He complained to the police. सबसे पहले मैं बताऊं आपको तो complain to someone. Okay. Complain against someone or something someone, ठीक है। complain against someone, complain of या about समथिंग। तो ये आप पढ़ लेना आराम से। कंप्लेन के साथ हम कितने प्रपोजिशंस यूज करते हैं। कंप्लेन टू समवन, कंप्लेन अगेंस्ट सम, ओके गड़बड़ हो गया, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करती हूँ। समथिंग होना चाहिए और यहां पर समवन होना चाहिए। ठीक है, अभी करेक्ट है। सो कंप्लेन टू समवन अगेंस्ट समथिंग ऑफ अबाउट समवन। ठीक है। सो ही कंप्लेन टू द पुलिस, उसने कंप्लेन किया पुलिस से, दैट हिज ब्रीफकेस हैड बीन स्टोलन, उसका ब्रीफकेस क्या मतलब चोरी हो गया, एंड दैट ही वाज लिफ्टेड, नहीं हो जाएगा यहाँ, लेफ्ट हो जाएगा। दैट ही वाज लेफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, लेफ्ट का मतलब होता है बचा, तो यहाँ पर लिफ्टेड के प्लेस पर हम लेफ्ट यूज करेंगे। दैट ही वॉज लेफ्ट विदाउट एनी मनी, और मनी हमारा अनकाउंटेबल है, तो आप यहाँ या तो, अब क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में ना उसके पास तो पैसे बचे नहीं, तो मच यूज करोगे तो इनकरेक्ट लगेगा। मेनी यूज कर नहीं सकते क्योंकि मनी अनकाउंटेबल होता है, तो इसलिए आप एनी यूज करोगे, क्योंकि एनी हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज करते हैं। सम भी अनकाउंटेबल काउंटेबल के साथ होता है, लेकिन सम हमेशा पॉजिटिव केस में होता है। सम मनी होता है, कुछ पैसे हैं, एनी मनी कुछ पैसे ही नहीं है, उस केस में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि एनी कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, और सम यूज करते हैं हमेशा हम केवल अफर्मेटिव में, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस
सेंटेंसेस में हम काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स के साथ सम यूज करते हैं, और एनी केवल हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स के साथ। क्लियर है इतना? चलो आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में लेफ्ट होना चाहिए लिफ्ट के प्लेस पर। The PM said that his party would not repeat the mistakes done by the previous government. क्या एरर होगा इस सेंटेंस में बताओ? पीएम ने कहा कि उनकी जो पार्टी है, हिज पार्टी, भाई पीएम की पार्टी है तो देयर पार्टी करोगे तो गलत लगेगा ना, पार्टी है उनकी, इंडिविजुअल तो उन्हीं की पार्टी है ना, तो हिज पार्टी हो जाएगा। वुड नॉट रिपीट, मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेगी। बेटा यहाँ पास्ट है तो यहाँ विल अगर कर दिए ना गलती से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टार्ट बिगिनिंग अगर आपने पास्ट में किया है तो आप सारे सेंटेंसेस को कंटिन्यू भी पास्ट में ही करोगे। और आपने नरेशन अगर पढ़ रखा है तो ये रूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, योर रिपोर्टेड स्पीच शुड बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर ये चीजें विल नहीं होगा, वुड होगा। करेक्ट। द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, बेटा मिस्टेक को हम डू नहीं करते हैं, डू मिस्टेक कभी नहीं होता है, या डन मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? मेड, मेक मिस्टेक होता है, मेक अ मिस्टेक होता है, ठीक है। ये आपका फ्रेज है, ऐसा भी आ सकता है एरर में कि मेक मिस्टेक दे देगा, लेकिन आपको लिखना है मेक अ मिस्टेक। अगर मेड मिस्टेक से तो ठीक है, बट अगर मिस्टेक है तो मेक अ मिस्टेक होगा। ये हमारा कंप्लीट ईडियम होता है। सो यहाँ देखो डन लिखा है ना, यहाँ मेड होना चाहिए, मेड द मिस्टेक्स। अब यहाँ पर आ जाएगा तो गलत होगा ना, मिस्टेक्स है तो यहाँ पर तो आर्टिकल आ नहीं लगेगा, बट अगर ये अलग सा केवल मिस्टेक होता तो आर्टिकल आ लगता, ठीक है। सो डन बाय नहीं होगा, मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। I hope the country's condition may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism. बताओ आंसर क्या होगा इसका? आई होप द कंट्रीज कंडीशन, बेटा होप हम पॉजिटिव चीजों में करते हैं। अगर हम कुछ भी पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो होप होगा, अदरवाइज फियर ही होगा। तो यहाँ पर फियर आपको लगेगा, आप होप नहीं करोगे। आई फियर द कंट्रीज कंडीशन, अगर दो नाउन एक साथ आ रहे हैं ना तो या तो उनमें अपोस्ट्रोफी लगाओ, या तो कंजंक्शन लगाओ, या तो फिर आप प्रेपोजिशन लगाओ। दो नाउन्स को विदाउट एनी कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, अपोस्ट्रोफी आप यूज नहीं करोगे। तो कंट्रीज कंडीशन, कंट्री का कंडीशन यहाँ ठीक है। मे आपका एक मॉडल वर्ब है तो इसके साथ V1 आ चुका है। गो, फ्रॉम बैड टू वर्स है ना, बद से बदतर, बैड टू वर्स को बोलते हैं बद से बदतर। जब तक ऑल नेसेसरी स्टेप्स, जब तक सारे जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो सप्रेस, टेररिज्म को सप्रेस करने के लिए ना ले लिया जाए तब तक, ठीक है। अनलेस की मीनिंग क्या होती है? तो जब तक नहीं, इसकी मीनिंग होती है। नेक्स्ट वन, टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। आंसर क्या होगा? देखो ये ऐसे अगर आ गए आपके सेंटेंसेस एग्जाम में तो इनको करेक्ट करना, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। टेकिंग टी यहाँ नहीं होगा, है ना। या तो आप यूज करो वाइल टेकिंग टी, वाइल टेकिंग टी नंबर 1, या आप यूज करो आफ्टर ही हैड टेकन टी, ही हैड टेकन टी, या आप यूज करो हैविंग टेकन टी, हैविंग टेकन टी, या आप यूज करो आफ्टर टेकिंग टी, आफ्टर टेकिंग टी, है ना। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। टेकिंग टी, जस्ट सेइंग टेकिंग टी इज रॉन्ग। ही वेंट टू द ऑफिस, वो ऑफिस गया, एंड डिस्पोज्ड ऑफ, और बहुत सारे वर्क को निपटाया, ठीक है। नेक्स्ट, only one dispute has been settled and others left to both the parties to settle. इसमें आंसर क्या होगा? Okay, let's see guys. Only one dispute, केवल एक ही डिस्प्यूट को कर दिया गया है सेटल्ड। यहाँ देखो प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है,
केवल एक ही विवाद था जिसको सेटल कर दिया गया। पैसिव भी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि डिस्प्यूट एक नाउन है जो एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया गया है। सो वी डोंट नीड टू यूज इन एक्टिव फॉर्म। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई वर्ड जो सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया गया है और वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट हैज बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड रिसीविंग द receiving the work, receiving the impact of the work, so that subject can be said that it is an object। नहीं समझ आया, इंग्लिश बहुत ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं। तो बेटा अगर कोई जो है, ये जैसे वन डिस्प्यूट है ना, ये विवाद, ये क्या है, एक बात तो हुई, वन डिस्प्यूट मतलब एक विवाद को सेटल कर दिया गया। तो भाई विवाद अपने आप को सेटल नहीं करेगा ना, इसको तो किया जाएगा, विवाद को सेटल किया जाएगा। तो इसलिए हमने इसको वॉइस इसकी जो है ये पैसिव फॉर्म में यूज कर रखा है। एंड अदर्स, और दूसरे को छोड़ दिया गया दूसरी पार्टी पर। ये बताओ यहां हमने प्रेजेंट यूज किया, यहां कैसे पास्ट आ गया, एंड के बाद पास्ट कैसे आ गया। एंड कहते हैं कि मेरे साथ जो आप सेंटेंसेस यूज करो वो आप बिल्कुल क्या करो, सेंटेंसेस जो होने चाहिए वो बिल्कुल जो है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में होने चाहिए, सेम टेंस में होने चाहिए। तो यहाँ आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बेटा यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अदर्स हैव बीन लेफ्ट हो जाएगा, अदर्स हैव बीन लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट, यहाँ भी प्रेजेंट। यहाँ केवल एक डिस्प्यूट था तो हैज था, यहाँ अदर्स है तो इसलिए हैव हो जाएगा। Without taking proper care, the doctors could not have been saved the patient who received a bullet injury in the chest. Okay. Without taking proper care, the doctors could not have been saved. बोलना गलत होगा, could not save. Just say could not save this patient who received a bullet injury in the chest. Okay, this question has to be solved by you all. आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे, जो भी आंसर होगा, एंड लेट्स सी किसका आंसर करेक्ट होता है। आई विल रिप्लाई यू ऑल। उसके बाद आपको वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम अपने दोस्तों को, एंड कैसा लगा ये सेशन ये कमेंट में जरूर बताना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।